Good evening, all of you. So, in today's class, we are going to discuss in great details sources of law. This chapter is there in JIGL, Jurisprudence, Interpretation and General Law of CS Executive Syllabus. Now, this is one of those chapters जिसमें concept बहुत कम है और रटिफिकेशन बहुत ज्यादा है. स्टूडेंट लोग को एकदम दिमाग में रख देने के लिए मैंने इस चैप्टर के लिए एक नया जो है ना वो तरीका निकाला है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए. ये वाला चैप्टर मैं 15 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा और 15 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आईसीएसआई का मैट भी जो है अपने पूरा का पूरा देख लेंगे कि कुछ छूट नहीं रहा है. तो हम लोग ये चैप्टर जो है वो 3 क्लास में कवर करने वाले हैं. टुडे बिंग द फर्स्ट क्लास. आज का क्लास थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है, लगभग समझ लो 1.5 आवर के आसपास, और फिर सेकंड और थर्ड क्लास जो है वो रहेगा 2 आवर्स ईच टू कंप्लीट द एंटायर पोर्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ. ठीक है, और ये 15 पेजेस का हैंड रिटन नोट जो है मैं आपके साथ साथ नहीं लिखूंगा. इट विल किल योर टाइम, इट विल वेस्ट योर टाइम. ये मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा है. मैं आपका आप लोगों के साथ इसका पीडीएफ जो है ना वो शेयर कर दूंगा थर्ड क्लास के एंड में. अभी आपको क्या करना है, एकदम कंसंट्रेशन के साथ ये देखना है. देखिए कितना मेहनत किया है नोट्स में, पूरा यहां से आपको पढ़ लेना है. मैं अपने आप को यहां दिखा दे रहा हूं. देखिए, ये देखिए सोर्सेस ऑफ लॉ, यू कैन सी अलग लेवल का नोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा. तो इसी के ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा था, हैंड रिटन नोट्स बन रहे थे. ठीक है, आज का क्लास अपने यहां तक रखेंगे. चलिए, हाँ, सोर्सेस ऑफ लॉ. नाउ व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होता है? तो कुछ बच्चे सेक्शन 3 क्लॉज 29 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का बोलना चालू करेंगे. नहीं, यहां पर हम लोग कोई एक्ट का डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं लॉ का. हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये लॉ शब्द का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किन किन सेंचुरीज में ये लॉ शब्द को डिफाइन किया गया, बाई कौन कौन सा फिलोसोफर्स एंड जूरिस्ट. ठीक है, जो लॉ के एक्सपर्ट लोग रहते हैं, हम लोग उन लोगों को क्या बोलते हैं? जूरिस्ट, जो लॉ इंटरप्रेट करते हैं. तो किन जूरिस्ट के कारण लॉ इवॉल्व हुआ और इवॉल्व होकर के कहां तक पहुंचा, पहले कहां था अब कहां है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या है लॉ के ऊपर, यही है हम लोग का सोर्सेज ऑफ लॉ. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस क्लास, सोर्सेज ऑफ लॉ. सो डेफिनेशन ऑफ लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ एज पर 5 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स. 5 अलग अलग विचारधारा हैं लॉ के ऊपर. वो पांचों विचारधाराओं के बदौलत ही आज जो लॉ बनता है वो पांचों विचारधाराओं को मद्देनजर रख करके बनता है. नो व्हाट आर दोस 5 स्कूल्स ऑफ थॉट्स बिहाइंड लॉ? एक तो नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट है, नेचुरल. एक है पॉजिटिविस्टिक. व्हाट इज नेचुरल? अनदर वन इज पॉजिटिविस्टिक. हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्ट. क्या क्या बताइए? 5 स्कूल ऑफ थॉट्स मैंने आपको क्या क्या नाम बताया? डेफिनेशन ऑफ लॉ एज पर 5 स्कूल्स ऑफ थॉट्स. ठीक है, मेरे को बताइए फटाफट. सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया? बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरल. नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट. पॉजिटिविस्टिक, एक बार बोल करके देखिए, हो सकता है अटकेंगे. पॉजिटिविटी नहीं, पॉजिटिव, देखो अटक गए. पॉजिटिविस्टिक. तो पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. एक है हिस्टोरिकल, एक है सोशियोलॉजिकल और एक है रियलिस्ट. अब ये जो 5 स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, नेचुरल स्कूल, क्या क्या मैंने 5 स्कूल ऑफ थॉट्स बताया लॉ के ऊपर? नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्ट. ये जो 5 स्कूल ऑफ थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ना फेमस फेमस जूरिस्ट थे. नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट में सबसे फेमस जूरिस्ट था सैलमन. ठीक है, इसका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी देख लीजिए साक्षात. तो ये था अपना मिस्टर सैलमन, जूरिस्ट सैलमन, जो नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता था. अच्छा, नेचुरल इसको क्यों बोलते हैं? नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट, लॉ जो है ना, लॉ वो इनहेरेंट राइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है. मतलब ह्यूमन का नेचर ही है कि बिना लॉ के वो ह्यूमन जो है वो काम नहीं कर सकता. सो लॉ इज समथिंग विच इज इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग. सो लॉ इज इनहेरेंट. इनहेरेंट मतलब सर इट्स नेचुरल. बोलते हैं ना अपने, यार ये तो नेचुरल बात है, इट्स क्वाइट नेचुरल. सो लॉ इज क्वाइट नेचुरल अमंग द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स कांट फंक्शन विदाउट अ लॉ. जैसे अपने आप को देखो ना, अपने जब
पढ़ाई भी करते हैं तो पहले अपने लिए लॉ बनाते हैं जिसको अपने रूटीन बोलते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड लॉ। सो ह्यूमन बींग्स कांट फंक्शन विदाउट अ लॉ। आप लोग बोलते हैं सर हम लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा है, रूटीन बना दो सर, हम लोग के लिए रूटीन बना दो। इट्स क्वाइट नेचुरल, वी कैन नॉट फंक्शन विदाउट लॉ। सो नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि भाई लॉ इज वेरी नेचुरल, इट इज इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अब इसमें फेमस जूरिस्ट कौन था बताओ? सैलमन था। सैलमन ने लॉ का डेफिनेशन दिया। सैलमन ने लॉ का डेफिनेशन दिया ये वाला, ये देखिए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सोर्सेस ऑफ लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ एज पर 5 स्कूल ऑफ थॉट, नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। नेचुरल के बाद बताइए, आप बताइए ना, नेचुरल के बाद क्या बताया गया था? पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियल। ठीक है, रियलिस्ट। तो सबसे पहला क्या स्कूल ऑफ थॉट था? नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट में फेमस जूरिस्ट कौन था? सैलमन। सैलमन ने क्या लॉ को डिफाइन किया वो अब हम लोग देखने वाले हैं। सैलमन ने लॉ को ये डेफिनेशन दिया, बोला लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ही तो है। तो लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in administration of justice। सर ये डेफिनेशन के एग्जैक्टली याद कर लेना चाहिए? बिल्कुल हाँ, आपको डेफिनेशन एग्जैक्टली जो है ना वो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जूरिस्ट का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन दिया सैलमन ने? लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल मतलब सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। रिकॉग्नाइज्ड मतलब इट इज आइडेंटिफाइड, मतलब इट इज मेड बाय द स्टेट। recognized and applied by the state, recognized and applied by the state in the administration of justice। तो लॉ क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो स्टेट यानी गवर्नमेंट बनाता है, बना करके रख देता है कि इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंट करता अप्लाई करता है। क्यों? ताकि जस्टिस हो सके, इंसाफ हो सके। सो लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state for administration of justice। लंबा डेफिनेशन को 3 भाग में तोड़ लो। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। क्यों? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ताकि इंसाफ हो सके। अब जो नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट है उसमें दो चीज मेन उभर करके आ रहा है, वो ये दो चीजें, टू मेन फैक्टर्स ऑफ दिस डेफिनेशन इन द नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। आइए देखते हैं कि वो क्या आखिर टू मेन फैक्टर्स है। बहुत सिंपल है, इन नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट बोला गया भाई दो मेन फैक्टर को दिमाग में रखो। सबसे पहले लॉ को समझने के लिए उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव, क्यों लॉ बनाया गया था वो समझना जरूरी है। आपको ये नहीं पता कि आप क्यों ये काम कर रहे हो तो वो काम कभी नहीं समझ में आएगा ना। पर्पस आपको पता होना चाहिए ना, तभी वो काम आपको समझ में आएगा। सो टू अंडरस्टैंड द लॉ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। पहला फैक्टर क्या है? टू अंडरस्टैंड द लॉ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। दूसरा चीज ये है कि कभी भी लॉ को इंटरप्रेट अगर करना हो तो बताइए कौन करेगा? लेजिस्लेचर, जिसने लॉ को बनाया है। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट एक लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाता है। लॉ बनाने के बाद क्या वही लॉ को इंटरप्रेट करेगा कि कोर्ट्स इंटरप्रेट करेगा? बताइए, तो पता होना चाहिए इतना लॉ पढ़ने के बाद। आंसर इज कोर्ट्स इंटरप्रेट करेगा। टू असर्टेन द ट्रू नेचर ऑफ लॉ मतलब मीनिंग ऑफ लॉ, वन शुड गो टू कोर्ट एंड नॉट टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, इंटरप्रेट करना कोर्ट्स का काम है। नहीं तो फिर उन लोग लेजिस्लेचर लोग जो है, सोच करके बताओ, नया लॉ तो बना ही नहीं सकेगा, मॉडिफाई नहीं कर सकेगा अगर आपका झगड़ा ही सलटाते रहा तो झगड़ा सलटाने का काम कौन करेगा? कोर्ट। यानी सेटल द डिस्प्यूट्स बाय इंटरप्रेटिंग द लॉ, हु विल डू इट? कोर्ट। So two main features and factors coming out from the definition given by Salman. To understand the law, it is very important to understand the object of the law. ठीक है सर। दूसरा चीज, to interpret the law, one should go to the court, not to the legislature। ठीक है सर, ठीक है, जय हो सलमान बाबा की। बढ़ते आगे। तो ये हो गया भाई नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। फेमस जूरिस्ट कौन था यहाँ पर? सैलमन। ठीक है, आगे जाकर के हम लोग इन लोग का जो फेमस जूरिस्ट लोग है ना, इन लोग का अलग से थ्योरी ऑफ लॉ भी पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। बट अभी ये स्कूल ऑफ थॉट्स अपने को खत्म करना। सबसे पहला नेचुरल स्कूल था जिसमें फेमस जूरिस्ट था सैलमन। सैलमन का डेफिनेशन फिर से बता दूं, सैलमन ने क्या डिफाइन किया लॉ को? लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state for the administration of justice। बता दो दो फैक्टर्स क्या क्या है। टू अंडरस्टैंड द लॉ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। दूसरा फैक्टर बता दो मेरे को फटाफट, रिवीजन के समय हम फास्ट बोलते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। दूसरा फैक्टर मेरे को फटाफट बता दो। टू इंटरप्रेट द लॉ, टू असर्टेन द ट्रू नेचर ऑफ लॉ, वन शुड गो टू कोर्ट नॉट टू लेजिस्लेचर। पॉजिटिविस्टिक में जॉन ऑस्टिन, पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर
सबसे फेमस जूरिस्ट कौन था बताओ? ऑस्टिन था, जॉन ऑस्टिन था। इसके ऊपर हम लोग अलग से भी जो है ना पूरा एनालिसिस करेंगे। मेरे सेकंड या थर्ड क्लास में वो आएगा। ऑस्टिन ने क्या बोला, क्या डेफिनेशन दिया कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन मतलब भाई लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, इन लोग, ये रहा। तो ऑस्टिन साहब ने क्या बताया? ऑस्टिन साहब ने बताया कि लॉ जो है इट्स अ कमांड। किसका कमांड? सॉवरेन का। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। अब तीन एलिमेंट्स ऑफ लॉ यहां से निकल करके आते हैं पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में। पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ। कमांड, हां से समझ में आ गया, लॉ इज अ कमांड, ऑर्डर ऑफ सॉवरेन। ड्यूटी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इफ समवन इज कमांडिंग देन इट्स अदर्स ड्यूटी टू फॉलो द कमांड। अरे मेरा कमांड मतलब आपका ड्यूटी, आपका कमांड मतलब मेरा ड्यूटी। So someone is commanding, then it has to be duty, obligation of the others to follow that command. तो command, duty and sanction. sanction मतलब वही हो गया कि लेजिस्लेचर जो है लॉ को इनैक्ट कर रहा है। तो इनैक्टमेंट को आप यहां पर समझ सकते हैं सैंक्शन। मतलब लॉ हैज टू बी पास्ड, दैट पासिंग ऑफ लॉ इज नोन एज सैंक्शन। सो कमांड ऑफ सॉवरेन लॉ, according to John Austin, law means command of sovereign, and there are three elements of law: command, duty and sanction. These are the three elements of law. Okay. तो ऑस्टिन साहब क्या बोले? लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ। अच्छा, पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में एक और फेमस जूरिस्ट था जो उतना फेमस नहीं था ऑस्टिन की तरह, तो इसका अलग से हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, खाली कैल्सन का डेफिनेशन आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये रहे कैल्सन साहब। कैल्सन का डेफिनेशन क्या था? कैल्सन साहब ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का बात किया अंडर पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का बात किया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या बोरिंग है ये। हाँ बिल्कुल, ये जीआईजीएल का सबसे समझ लो बोरिंग चैप्टर है, बट मैंने आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दिया इसको। अब 3 क्लास देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे उंगली चाटने लगेंगे ये सब क्लासेस देखने के बाद। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा गारंटी है। कैल्सन ने पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में क्या बोला? लॉ को प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बताया, और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में ये बताया कि लॉ जो है ना एक नॉर्मेटिव साइंस है। लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस, मतलब इट्स अ सोशल साइंस। नॉर्मेटिव साइंस हो गया सोशल साइंस। इट्स नॉट अ फिजिकल साइंस जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके आपको वाटर मिलेगा, ये वैसा साइंस नहीं है। ये साइंस है नॉर्मेटिव साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है। और ये कैल्सन ने क्या बोला? कैल्सन ने बोला कि भाई लॉ जो है ना, लॉ क्या होने वाला है सिचुएशन को फोरकास्ट नहीं करता, रूल्स बता देता है कि ऐसा सिचुएशन में ये रूल्स अप्लाई कर देना। क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाला है। लॉ डज नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट, लॉ डज नॉट ट्राई और अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, rather it gives the rules governing the future circumstances. देखो, लॉ डज नॉट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब व्हाट एक्चुअली ऑकर्स, क्या होगा लॉ उसको नहीं बताता, बट ओनली प्रिस्क्राइब सर्टेन रूल्स कि ऐसा हुआ तो ये रूल्स रहेगा। ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसा हुआ तो ये रूल अप्लाई होगा। मर्डर हो गया तो फांसी का सजा होगा, मर्डर होगा कि नहीं होगा, कब होगा वो मुझे नहीं पता। तो लॉ डज नॉट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द फैक्चुअल सिचुएशन, बट इट गिव्स सेट ऑफ रूल्स। बहुत बढ़िया, जय हो कैल्सन बाबा की। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये था भाई पॉजिटिविस्टिक। पॉजिटिविस्टिक में दो नाम बता दो क्या क्या था? जॉन ऑस्टिन एंड कैल्सन। ऑस्टिन का डेफिनेशन बताओ। ऑस्टिन ने क्या डिफाइन किया लॉ को? लॉ मींस कमांड ऑफ सॉवरेन, थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ: कमांड, ड्यूटी एंड, अरे एक हो गया कमांड, एक हो गया ड्यूटी, और एक हो गया सैंक्शन। ये हो गया ऑस्टिन का। कैल्सन का बता दो। कैल्सन गेव अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस, इट इज नॉट अ फिजिकल साइंस, and law does not attempt to describe the factual situation but gives certain set of rules. Historical school of thought, historical school of thought में एक बहुत फेमस जूरिस्ट था सेविग्नी, लेकिन ये उतना भी फेमस नहीं था, तो इसलिए जब हम लोग सेकंड या थर्ड क्लास में आएंगे इसका अलग से स्कूल ऑफ थॉट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी नहीं है भाई। सेविग्नी ने क्या बोला देखो। सेविग्नी बात तो भाई अच्छा किया। सेविग्नी बोला कि लॉ जो है ना, इट इज नॉट कॉन्शियस थिंग, इट इज अनकॉन्शियस, and it will always grow, it will always keep on growing. So law is unconscious and organic growth.
ऑर्गेनिक ग्रोथ समझ में आ रहा है? इंटरनली वो ग्रो करेगा, अनकॉन्शियसली वो ग्रो करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्या आज नए लॉ नहीं बनते? आंसर इज बनते हैं, अभी भी बन रहे हैं। इसी को तो बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, इसी को तो बोलते हैं अनकॉन्शियस। कि अचानक से सिचुएशन हम लोग के सामने आकर के खड़ा हो गया और हम लोग को लग रहा है लॉ में बदलाव करना है या नया कानून चाहिए तो चाहिए। जैसे दिल दहला देने वाला जो घटना हुआ था दिल्ली बस कांड में, निर्भया, एंटायर नेशन वीप्ड, वी ऑल वीप्ड। तो उस समय क्या नियम था कि जो जुवेनाइल रहता है, माइनर रहता है, हीनियस से हीनियस क्राइम कर दे 3 साल का मैक्सिमम सजा होगा। लेकिन जब ये कर्मकांड हुआ निर्भया के साथ, जब ये हादसा हुआ, उसके बाद हम लोग को समझ में आया कि हे भगवान, हम लोग कितने अनकॉन्शियस थे, हम लोग का लॉ कितना अनकॉन्शियस था, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हो। लॉ को बदला गया, नया लॉ बनाया गया कि अगर जुवेनाइल यानी माइनर भी ऐसा हीनियस क्राइम करता है एडल्ट की तरह, तो उसको सजा भी एडल्ट की तरह मिलना चाहिए। तो लॉ का हमेशा ग्रोथ होते रहेगा, नए नए कानून बनते रहेंगे। लॉ इज फाउंड मतलब समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग को कभी ना कभी जो है वो लॉ से रूबरू हम लोग होंगे। लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। वही निर्भया वाला केस आप देख लो, मजबूर किया गया ना कि हम लोग को ऐसा लॉ बनाना है, हमने थोड़ी ना बनाया, अपने आप बना। इट्स नॉट यूनिवर्सल, लॉ कैन नेवर बी यूनिवर्सल। सीनियर सिटीजन के लिए अलग लॉ रहता है, माइनर के लिए जैसे मैंने आपको बताया अलग लॉ रहता है। तो लॉ यूनिवर्सल नहीं रहता, ठीक है? वो एज जेंडर के साथ जो है लॉ अलग अलग लोगों के लिए, जेंडर के लिए चेंज होता है। कस्टम के हिसाब से ही तो लॉ बनेगा, जैसा सोसाइटी में कस्टम रहेगा वैसा ही ना लॉ बनेगा। आज अमेरिका में कस्टम कुछ और है तो वहां का लॉ कुछ और है, हमारा हिंदुस्तान का कस्टम कुछ और है तो यहाँ का लॉ कुछ और है। अमेरिका में कस्टम है, क्या कस्टम है कि आप पब्लिक स्पेस पर जो है आराम से जो है आराम से आप समझ जाइए। लेकिन यहाँ पर इंडिया में ऐसा कस्टम नहीं है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आराम से खुल्लम खुल्ला जो चाहे कर लेंगे? आंसर इज नहीं करने मिलेगा। तो जैसा कस्टम रहेगा वैसा लॉ रहेगा। यहाँ पर इलीगल माना जाएगा, किसिंग इन पब्लिक प्लेस इज इलीगल, ऑब्सीन इन इंडिया बट नॉट इन अमेरिका। प्लीज डोंट डेविएट योरसेल्फ, जस्ट रिमेन फोकस्ड। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि कस्टम जैसा रहेगा वैसे ही लॉ रहेगा। तो कस्टम के हिसाब से लॉ बनता है कि लॉ के हिसाब से कस्टम बनाएंगे? कस्टम के हिसाब से लॉ बनता है। तो कस्टम पहले, लॉ बाद में। कस्टम ऑलवेज प्रीसीड्स, पहले आता है लॉ के। नॉट ओनली कस्टम प्रीसीड्स द लॉ, इट इज सुपीरियर देन लॉ। आप क्या ऐसा कानून बना देंगे कि लोगों का कस्टम ही छीन लेंगे? नॉर्थ कोरिया है क्या? आंसर इज नहीं। तो कस्टम जो है वो पहले आएगा और वो हमेशा सुपीरियर रहेगा लॉ से। अब जैसे हम लोग का कस्टम है सिंगिंग डांसिंग, तो क्या हम लोग लॉ बना दे कि सिंगिंग डांसिंग अब से बंद? सिख लोग का कस्टम है, उन लोग टर्बन नहीं उतारेगा, तो क्या सिक्योरिटी चेक में उन लोग का टर्बन उतार देंगे? आंसर इज नहीं। आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो कस्टम के खिलाफ। तो कस्टम इज ऑलवेज प्रेसिडेंट एंड सुपीरियर देन लॉ। तो ये हिस्टोरिकल में बताओ सेविग्नी क्या क्या बोला, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट में फटाफट मेरे को 4 पॉइंट बता दो। लॉ इज अ मैटर ऑफ unconscious mind. Law is a matter of unconscious mind and organic growth. Law is unconscious and organic growth. Law is found and not made. Custom always precedes the law, not only precedes, it is superior than law. And law is not universal. It changes, differs from person. So it differs as per person's age, gender, etc. तो भाई नेचुरल स्कूल में कौन हीरो था? सेलमन। सेलमन ने बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया, इट्स अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognize, अरे law is a body of principles recognized and applied by the state in administration of justice. To understand law, understand the object. और एक पॉइंट क्या बताया? To understand the true nature of law, go to court, not the legislature. ये हो गया आपका नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। फिर पॉजिटिविस्टिक में दो जन था, ऑस्टिन था और केल्सन था। ऑस्टिन ने क्या बोला? लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, 3 elements of law, command, duty and sanction. केल्सन ने क्या बोला? Pure theory of law, it is normative, it does not attempt to describe what actually occurs but gives set of principles, set of rules. ठीक है? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट में हीरो कौन था? सेविग्नी जी। सेविग्नी ने 4 बात बताया
Law is a matter of unconscious and organic growth. Law is found and not made. It's not universal. It differs. And last वाला बहुत बढ़िया बताया कि custom is precedent and not only precedent to law, it is superior than law. Sociological, रॉस्को पॉन्ड, ये जो रॉस्को पॉन्ड है ना, ये इसके ऊपर, रॉस्को पॉन्ड के ऊपर अलग से भी जो है ना क्वेश्चंस आते हैं. तो रॉस्को पॉन्ड का हम लोग को थ्योरी ऑफ लॉ अलग से पढ़ना पड़ता है, जैसे मैंने बताया सेकंड और थर्ड क्लास में आता है. तो रॉस्को पॉन्ड जो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में विश्वास करता था, इसने बताया लॉ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. लॉ एक प्रकार का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी के नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आया है ताकि सोसाइटी सेफ रहे. तो सोशियोलॉजिकल है स्कूल ऑफ थॉट, तो हर जगह सोसाइटी सोसाइटी आएगा ना सोशियोलॉजिकल में. लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ताकि सोसाइटी जो है अच्छे से चले. लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया है सोशल इंजीनियरिंग का. तो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. लॉ खुद एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, satisfying social wants and it orders human conduct. सोसाइटी में आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये लॉ के हिसाब से रहना चाहिए. तो लॉ ऑर्डर्स ह्यूमन कंडक्ट. तीन तो चीज बता दो मेरे को रॉस्को पॉन्ड का एज पर सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट. लॉ is a social institution which satisfies social wants. It's an instrument of social engineering. पहला वाला बोल दो यार, it's an instrument of social engineering. It's a social institution satisfying social wants and it orders human conduct. ठीक है, तो नेचुरल हो गया, पॉजिटिविस्टिक हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, सोशियोलॉजिकल हो गया. अब आ रहा है रियलिस्ट. ये थे रॉस्को पॉन्ड. अब रियलिस्ट में होम्स. ये रहे भाई होम्स साहब, क्या बोले ये रियलिस्ट में, देखिए. होम्स ने डेफिनेशन दिया अंडर रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट दैट लॉ इज अ स्टेटमेंट. लॉ इज अ स्टेटमेंट of circumstances. Law is a statement of circumstances in which public force will be brought to bear upon the court. Statement of circumstances in which public force will be brought to bear upon the court. मतलब कोर्ट में जनता के साथ इंसाफ होगा, यही लॉ है. हिंदी में अगर बोले कोर्ट में जनता के साथ इंसाफ हो, यही लॉ है. तो लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच पब्लिक फोर्स, जनता का फोर्स लाया जाएगा कोर्ट में इंसाफ दिलाने के लिए. So law is a statement of circumstances in which public force will be brought to bear upon through courts. Justice will be delivered through courts. Okay? तो ये था पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन ऑफ लॉ एज पर 5 स्कूल ऑफ थॉट्स. नेचुरल में कौन था, नेचुरल स्कूल में कौन था, सैलमन था. ठीक है, अरे भाई नेचुरल में कौन था, सैलमन था. पॉजिटिविस्टिक में कौन था, जॉन ऑस्टिन एंड केल्सन. हिस्टोरिकल में सेविग्नी. सोशियोलॉजिकल में रॉस्को पॉन्ड एंड रियलिस्ट में होम्स. क्लियर है, ऑल ओके. चलो मैं लास्ट में तो कंबाइंड पीडीएफ दूंगा ही. आज मैं जितना पढ़ाऊंगा मैं आज का भी आपको दे दूंगा, ताकि नेक्स्ट क्लास के पहले आप 5-10 मिनट खाली अगर रिवाइज करोगे दिमाग में रहेगा. यहां तक पूरा याद हो चुका होगा. वीडियो ऑफ करते ही 10 मिनट खाली एक बार रीड कर लेना, मजा आ जाएगा. ये सारा एपिसोड क्लियर है. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों. अब अगर हम लॉ का डेफिनेशन का समरी दें तो ये रहा. These are the main characteristics that law must incorporate. कोई भी कंट्री अगर लॉ इनकॉर्पोरेट करे, कोई भी कंट्री, कोई भी देश का कोई भी पार्लियामेंट लॉ इनकॉर्पोरेट करे, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख करके करे. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना चाहिए. लॉ प्री सपोजेज अ स्टेट. तो ये क्या प्री सपोजेज, मतलब इट्स अ प्री कंडीशन. लॉ प्री सपोजेज अ स्टेट मतलब लॉ इज अ प्री कंडीशन ऑफ स्टेट. मतलब कि भाई स्टेट ही जो है ना शर्त लगाता है, ये काम करोगे ऐसा फॉलो करना. तो लॉ एक क्या है, शर्त है, प्री कंडीशन है कि अगर आप ये करने वाले हो तो ये कानून फॉलो करके करना. समझ कैसे. तो लॉ एक तरीके का शर्त है, प्री कंडीशन ऑफ अ स्टेट. कौन बनाता है लॉ को, स्टेट मेक्स, यानी सैंक्शंस द रूल्स. स्टेट मेक्स और सैंक्शंस द रूल्स व्हिच आर कॉल्ड लॉ. इफेक्टिव तभी होगा व्हेन सैंक्शंस आर देयर बिहाइंड देम. ऑब्वियस बात है.
So law in order to be effective, the rules in order to be effective must be sanctioned. And laws are always made to serve some purpose. बिना पर्पस के कोई लॉ नहीं होता. लॉ बनाया जाता है पर्पस के लिए, कोई ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए. So when we combine all the different schools of thoughts, we get 4 main characteristics that every law should incorporate. What are the 4 main characteristics that every law should incorporate? Law is a precondition of a state. मतलब law pre-encompasses a state, मतलब law presupposes a state, मतलब law is a precondition of a state. मतलब आपके ऊपर ये शर्त है, आप ये काम करोगे ये कानून फॉलो करके. State makes rules or sanctions rules which are called law. Rules in order to be effective must be sanctioned, otherwise they have no value. And laws are made to serve some purpose. अच्छा, कानून बना दिए, कोई फॉलो करेगा क्या? खाली बोल दिया ये फॉलो करो, ये कानून है फॉलो करो, कोई करेगा? नहीं करेगा. तो कैसे करवाएं? डैमेजेस लगा करके कि आपने लॉ फॉलो नहीं किया, सामने वाले को इंजुरी पहुंचा, डैमेजेस पे करो. यू हैव नॉट ओबेड द लॉ बिकॉज ऑफ विच सम इंजुरी हैज बीन कॉज्ड, पे डैमेजेस. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा करके, जबरदस्ती कानून का डंडा चला करके, इंजंक्शन लगा करके ये काम नहीं करने देंगे, पनिशमेंट दे करके, मान लो जेल. देखो हाउ आर लॉज मेड इफेक्टिव, मैंने 4 तरीका बताया. damages to be paid for an injury due to disobedience. Damages to be paid for an injury due to disobedience. Okay. Specific performance करवा करके, by preventing disobedience मतलब एक तरह का इंजंक्शन हो गया. And by administering some form of punishment, मान लो जेल वेल कर देंगे तुमको. ठीक है, तो these are the 4 ways by which we can make the law effective. सरकार क्या है यार, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ क्या है? अरे भाई 5 सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ है. सबसे पहला बात तो लॉ स्टैटिक नहीं है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ है. लॉ इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि स्टैटिक नहीं है. लॉ आज भी महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि स्टैटिक नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर कस्टम. जैसे जैसे कस्टम आपका चेंज होगा, जैसे जैसे आपका कस्टम चेंज होगा, लॉ भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है, लॉ हम लोग को एक होप देता है सिक्योरिटी का, कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहने वाला है. हम लोग ये ट्रांजैक्शन करेंगे, हम लोग सिक्योर रहेंगे. हम लोग इसके साथ जमीन खरीद रहे हैं, हम इसको एडवांस दे दिया, मेरा पैसा नहीं मार सकता, हम सिक्योर हैं क्योंकि कानून है. सोशो इकोनॉमिक जस्टिस दिलाता है, सोसाइटी में हम लोग इज्जत से रह सके, हम लोग का इकोनॉमिक पावर हम लोग से नहीं छीना जाए, तो हम लोग सोशली प्रोटेक्टेड, इकोनॉमिकली भी हम लोग प्रोटेक्टेड है. एग्जिस्टिंग इम्बैलेंसेस को रिमूव करता है, इट रिमूव्स एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस. लॉ के सामने, कानून के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ऐसे बोला जाता है. सो इट रिमूव्स अमीरी गरीबी का differences, remove जात पात का differences, it removes imbalances in society, and it's a vehicle of social change. कैसे सुधरेगा? कैसे लोग लॉ के जरिए सुधरेगा. आज चोरी किया, जेल हुआ, लॉ के हिसाब से अगले बार वो सुधर जाएगा, नहीं करेगा चोरी. So 5 significance of laws are that law is not static and it keeps on changing as per the custom. It gives us a hope for a better future. It gives us a hope of security for the future, है ना? And it acts as a vehicle of change. And it protects our social and economical rights. Vehicle for change last wala tha, and it protects our social and economical rights, and it removes existing imbalances in society. ये था significance of law. Clear है ना? आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों. Okay. तो अभी हम लोग 5 school of thoughts पढ़े हैं. Main characteristics that law should incorporate, ये 4 पॉइंट पढ़े. How laws can be effective, ये पढ़े. Significance of law भी पढ़ लिए. अब दोस्तों आइए हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ की. आखिर इंडियन लॉ का मेन सोर्सेज क्या क्या है. आइए, साथ साथ इंस्टीट्यूट का मैट भी मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दिखाते जा रहा हूँ कि भाई कुछ छूटा नहीं है. ये देखिए, ये अपना सोर्सेज ऑफ लॉ में सबसे पहले 5 स्कूल ऑफ थॉट जो आपने पढ़े, नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक. नेचुरल में सबसे अपना पॉपुलर कौन था? सैल्मन. और भी चंगू मंगू थे, उन लोग का नाम याद नहीं करना आपको, सैल्मन याद करना है. सैल्मन ने जो डेफिनेशन दिया और जो फैक्टर्स हमने पढ़े वो था नेचुरल के अंदर. फिर था पॉजिटिविस्टिक, जॉन ऑस्टिन और केल्सन, दोनों अपने पढ़ लिए. हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ में सैवेंगिनी जो बात अपने 4-5 तो बात किए थे,
अनकॉन्शियस, नॉट यूनिवर्सल, कस्टम जो है वो प्रीसीड करता है सुपीरियर लॉ से, सब आपने पढ़ लिए। सोशियोलॉजिकल में जो मेन था रोस्कोपॉन, उसके बारे में आपने पढ़ लिए। रियलिस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ में जो मेन था अपने होम्स के बारे में पूरा पढ़ लिए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ में हमने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ पढ़ा था ना, एंड हाउ आर लॉज मेड इफेक्टिव हमने ये भी पढ़ लिया था। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ 5 पॉइंटर्स हमने पढ़ा था, जो यहाँ पर गंदे तरीके से था, उसको मैंने 5 पॉइंटर में आपको पढ़ा दिया। अब अपने आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। अगेन पहले डायग्राम, फिर यहाँ इंस्टीट्यूट के मैथ से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, लेट अस हिट इट बॉयज एंड गर्ल्स। सी, हिंदुस्तान का लॉ कहां से बना? जाहिर सा बात है, इंडिया जो है 200 साल ब्रिटिशर्स के अंदर रहा, तो मेन सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ इज ऑब्वियसली ब्रिटिश लॉ, इंग्लिश लॉ, ठीक है। तो वो अपने आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ हैज टू बी ब्रिटिश लॉ, इंग्लिश लॉ, ये देखिए उसमें अपने आएंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है, प्रिंसिपल सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सोर्स का बात करते हैं। 2 सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्रिंसिपल सोर्सेज की बात करते हैं, प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। अब प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में 4 सोर्स है। हमारा कस्टम भाई, कस्टमरी लॉ, कस्टम्स, कस्टमरी लॉ, पुराने जो जज लोग जजमेंट दे रखे हैं, जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजंस को हम लोग प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं, कि आज ये केस में ये जजमेंट आया, कल को सेम सर्कमस्टांसेस अगर फ्यूचर में रिपीट हुए तो भाई ये तो ऑलरेडी जजमेंट आ रखा है, उसी को रेफर करो। तो जुडिशियल डिसीजंस, प्रेसिडेंट्स, that if a particular judgment has come by the top court in this case, if the facts and circumstances of the case is repeated in future, we can take that judgment to be the source. तो जुडिशियल जो हम लोग के जजमेंट्स है यानी प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तीसरा है भाई स्टैट्यूट यानी लेजिस्लेशन, कानून जो पार्लियामेंट में बनाया जाता है। और चौथा है पर्सनल लॉ, जो हिंदूज का अलग होता है, मुस्लिम्स का अलग होता है। So tell me sources of Indian law, primary and secondary. Now tell me 4 principal sources of Indian law. There are 4 principal sources of Indian law: custom or customary law, judicial decisions or precedents, legislation, statute or legislation, and personal law. अब एक एक करके पोस्टमार्टम होने वाला है इन लोग का। प्रिंसिपल सोर्सेज में सबसे पहला कौन सा बताओ? कस्टम और कस्टमरी लॉ। अब कस्टम्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सैंक्शन बाय लॉ, लेजिस्लेचर, और एक होता है विदाउट सैंक्शन। एक होता है कस्टम्स विद सैंक्शन और एक होता है कस्टम्स विदाउट सैंक्शन। देखो कस्टम्स के अंदर कस्टम्स विदाउट सैंक्शन, देखा ये, एक सेकंड मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है। अब ओके, हाँ तो भाई मैं कितना बार बताऊं सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ, प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर 4 सोर्स: कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस जिसको प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, पर्सनल लॉ। सबसे पहले कस्टम्स। कस्टम्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है कस्टम्स विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम्स विद सैंक्शन। सबसे पहले कस्टम्स विदाउट सैंक्शन, नाम से पता चल रहा है कस्टम्स विदाउट सैंक्शन मतलब दीज आर नॉन ऑब्लिगेटरी। ये ऑब्लिगेशन नहीं, नॉन ऑब्लिगेटरी है, मतलब कोई कोर्ट, कोई पार्लियामेंट, कोई गवर्नमेंट फॉलो नहीं करने बोल रहा, बट पब्लिक प्रेशर के कारण फॉलो होता है। सर एग्जांपल दीजिए, क्या चीज का? कस्टम्स विदाउट सैंक्शन का, which are not recognized by law but due to public pressure we have to follow। जैसे रास्ते पर आप ठोंगा या पैकेट फेंक देना, अगर पब्लिक देख लिया पीटेगा आपको, तो पब्लिक प्रेशर के कारण आपको फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये हो गया कस्टम्स विदाउट सैंक्शन, नॉन ऑब्लिगेटरी है बट इट एग्जिस्ट ड्यू टू पब्लिक प्रेशर एंड इट ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव मॉरलिटी। ठीक है, कस्टम्स विदाउट सैंक्शन का और एक नाम बताओ, पॉजिटिव मॉरलिटी, कि एक पॉजिटिव वे में आपको सोसाइटी में रहना तो बिहेव करना पड़ेगा, पॉजिटिव मॉरलिटी, बस इतना ही। ये हो गया कस्टम्स विदाउट सैंक्शन, non obligatory, then why it is followed? Due to public opinion, pressure of public opinion, and it's also called positive morality. Now customs having sanction,
हैविंग सैंक्शन मतलब भाई इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कौन सा? सर इंसेप्शन मूवी जा रहा है सर, टाइप के अंदर टाइप के अंदर टाइप, आराम से। सोर्सेज ऑफ लॉ का, सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, इंडियन लॉ, प्रिंसिपल सेकेंडरी। प्रिंसिपल के अंदर चार्ट था, पहला वाला प्रिंसिपल सोर्स क्या था? कस्टम। कस्टम के अंदर दो था, विदाउट सैंक्शन, विद सैंक्शन। अब कस्टम्स विद सैंक्शन के दो प्रकार होते हैं, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। लीगल कस्टम, अच्छा ये कस्टम्स हैविंग सैंक्शन मतलब इन्फोर्स बाय द स्टेट। लीगल कस्टम क्या हो गया? लोकल हो गया और एक जनरल हो गया। लीगल कस्टम अगर लोकल है, लोकल लीगल कस्टम मतलब इट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। जैसे मान लो केएमसी ने कुछ कानून बनाया कूड़ा फेंकने का, तो जो केएमसी ने कूड़ा फेंकने का, गार्बेज फेंकने का कानून बनाया है, वो आपका जनरल कस्टम आएगा कि लोकल कस्टम आएगा? आंसर इज लोकल कस्टम। केएमसी वाला मुंबई में थोड़ी ना एप्लीकेबल होगा, वहां तो बीएमसी है, और बीएमसी तो बहुत कुछ साफ कर देता है, पता ही है आपको। तो लीगल कस्टम जो है वो दो प्रकार का हो गया, एक हो गया लोकल। लोकल मतलब लिमिटेड अप टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पर्संस और अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। जनरल कस्टम क्या हो गया? विच इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। जनरल कस्टम इज दैट लॉ विच इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है। कन्वेंशनल कस्टम क्या हो गया? ट्रेड प्रैक्टिसेस। कन्वेंशनल कस्टम अपना हो गया ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो कि यूसेज वगैरह के कारण आता है ना। जैसे मान लो जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, तो मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सदियों से जो व्यापार करने का ढंग चला रहा है वो भी एक कानून हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है यूसेज। तो भाई देख लो, बताओ मेरे को, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया वालों में सबसे पहले क्या है? कस्टम। कस्टम्स विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम्स हैविंग सैंक्शन। जो कस्टम्स विदाउट सैंक्शन है और एक तरफ कस्टम हैविंग सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन वाला क्या है? नॉन ऑब्लिगेटरी है, फॉलोड बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, also called positive morality. Having sanction मतलब क्या हो गया? Which is enforced by the state. It can be legal or conventional. Conventional वाला क्या होता है? Conventional वाला which is existing because of the usage of trade, regular trade practices followed in a particular industry. Legal custom, local or general. Local is limited to a particular community, local community or geographical area, particular geographical area. General custom is applicable throughout the country. ठीक है। अब कोई भी कस्टम जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी कस्टम अगर लॉ के श्रेणी में आएगा, मतलब वो लॉ माना जाएगा, तो उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। अ कस्टम कैन बी ट्रीटेड एज अ बाइंडिंग लॉ। कस्टम कैन बी ट्रीटेड एज अ बाइंडिंग लॉ ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन? एंटिक होना चाहिए भाई, मतलब कब से वो कस्टम फॉलो हो रहा है पता नहीं, इमेमोरियल, चीरकाल से फॉलो हो रहा है। Custom will be treated as law if it is immemorial. फिर ना 4 पॉइंट सी से दिमाग में रखिएगा, ये याद करने का तरीका है। एक तो एंटीक होना चाहिए, आज का कस्टम नहीं चलेगा आपका, एंटीक होना चाहिए भाई, इमेमोरियल, तभी वो लॉ के श्रेणी में आएगा। और क्या? इसके अलावा, एंटीक के अलावा ये होना चाहिए आपका कंफर्मिटी। कंफर्मिटी विथ व्हाट? लॉ ऑफ द लैंड। आप बोलेंगे कि हमारे चीरकाल से चले आ रहा है कि हम लोग आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं, पेड़ पे लटका देते हैं, तो इट इज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ द लैंड। इट हैज टू बी इन कन्फर्मेशन विद द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ के खिलाफ नहीं हो, जो एग्जिस्टिंग कानून बनाया वो उसके खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो कंफर्मिटी होना चाहिए। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, बोलो बोलो बोलो, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस मतलब हो गया कंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब एंटिक तो है ही और चले आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बीच में धूमिल हो गया था, गायब हो गया था, तब फिर वो गायब, फिर वो लॉ के श्रेणी में नहीं आएगा। सो कंटिन्यूटी रहना चाहिए। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस मींस द कस्टम not only it is antique but also it is in practice, it is being followed.
एक बहुत सिंपल पॉइंट है, सर्टेनिटी होना चाहिए भाई, देयर मस्ट बी सर्टेनिटी। मतलब सर्टेनिटी मतलब क्या कस्टम है आप बोल रहे हैं हम बता नहीं सकते हैं, तो फिर नहीं होगा। सर्टेनिटी मतलब एब्सोल्युटली डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी डेफिनेट एंड नॉट वेग। क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंफर्मिटी, कंपल्सरी, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब मान लो आपका एक सोसाइटी है और दो कस्टम है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, इनकंसिस्टेंट है, तब वो लॉ के श्रेणी में नहीं आएगा। सो इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द अदर। अच्छा मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं स्क्रीन को, सॉरी। हाँ जी, तो custom in order to be treated as a law has to satisfy certain condition. What are those condition? It should be antique immemorial, it should confirm the law of the land. अरे भाई पॉइंट्स याद रखना है और एक एक सेंटेंस खुद से बना करके लिख देना है जो मैं समझा रहा हूँ। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस में डैश देकर लिख दीजिएगा, इट शुड बी in continuity and not followed in particular intervals of time, rather it should be followed throughout. Okay, so it should be anti-conformity with the law of the land, compulsory observance should be there, certainty, it should not be vague, it should be definite and clear, not ambiguous, it should be unambiguous. Consistency, it should not be inconsistent with the other customs. ये हो गया चार टू सी, ठीक है सर, चार सी दिमाग में रहेगा, एंटीक और चार सी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद रीजनेबल होना चाहिए, जो आज के जगत में अप्लाई किया जा सके, इट शुड बी रीजनेबल। यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, मतलब आपके कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कस्टम है और आप ही के सोसाइटी के कुछ दूसरे लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं ये तो इस तरीके से होता है, तब वो लॉ के श्रेणी में नहीं आएगा। यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन, एंटायर क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी शुड बिलीव दैट दिस इज द कस्टम, so there must be unanimous opinion about the custom. Okay, and peaceable enjoyment, भाई आपका कस्टम आपको भी जीने दे और दूसरों को भी जीने दे। So it should custom can be treated as law only if it brings peace and harmony and no disharmony is created, no unrest is created because of a custom. So 8 conditions of custom to qualify as a law: antique, conformity with the law of the land, compulsory observance शुरुआत से फॉलो हो रहा हो, सर्टेनिटी डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद अदर कस्टम्स, रीजनेबल प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन, सब लोगों को लगे यही कस्टम है, पीसेबल एंजॉयमेंट, आपका कस्टम के कारण दूसरों को हार्डशिप्स नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ पढ़ रहे हैं, जिसका पहला वाला पार्ट क्या था, कस्टम। विदाउट सैंक्शन, विथ सैंक्शन, विथ सैंक्शन, कस्टम्स विथ सैंक्शन दो प्रकार के होते हैं, हैविंग सैंक्शन दो प्रकार के होते हैं, लीगल एंड कन्वेंशनल। कन्वेंशनल तो भैया धंधा हो गया, लीगल क्या हो गया, लोकल विच इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया और अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जनरल थ्रू आउट द कंट्री। फिर हम लोग पढ़े 8 कंडीशंस, देन ओनली कस्टम विल क्वालिफाई एज अ लॉ, ठीक है। अब एक बार यहां पर भी आ जाइए, ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम दो प्रकार के होते हैं, विदाउट सैंक्शन, हैविंग सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन क्या है, विदाउट सैंक्शन क्या है भाई, विदाउट सैंक्शन वही नॉन ऑब्लिगेटरी है, प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पॉजिटिव मोरालिटी, देखो कितना डायग्राम में मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था। एंड हैविंग सैंक्शंस क्या है, इन्फोर्स बाय द स्टेट। ये दो प्रकार के होते हैं, लीगल एंड कन्वेंशनल। लीगल दो प्रकार के होते हैं, लोकल एंड जनरल। लोकल क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, जो कोई एक लोकेलिटी में प्रिवेल करे, पर्टिकुलर प्लेस में या फिर सर्टेन कम्युनिटी में, यानी जो लोकल क्या होता है, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी। जनरल क्या होता है, विच प्रिवेल्स थ्रू आउट द कंट्री। कन्वेंशनल कस्टम को हम लोग यूसेज भी बोलते हैं, ड्यू टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। कस्टम विल बी अ वैलिड लॉ ओनली इफ इट फुलफिल्स 8 एसेंशियल कंडीशंस। वो 8 एसेंशियल कंडीशंस हमने आपको क्या बताया, इमेमोरियल यानी एंटीक होना चाहिए, सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए, मस्ट नॉट बी वेग, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, कंफर्मिटी विद लॉ ऑफ द लैंड, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए,
पीसेबल एंजॉयमेंट होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी अमंग द कस्टम्स, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर कस्टम्स। सेम चीज बताया गया था आपको। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ का पॉइंट नंबर 1 कस्टम। अब उसका सेकेंड पार्ट क्या है भाई, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स। आ जाइए इसके अंदर। अपने ना जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स जो है आज का क्लास यहीं तक रख रहे हैं, छोटा क्लास रख रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को आज जो है ना टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, बट इट विल बी सॉर्टेड आउट। अभी मैं उसको फिक्स कर दूंगा, सारा सामान जो है वो जो मेरे को फिक्स करना है वो रेडी है। और कल का जो क्लास रहेगा थोड़ा लंबा रहेगा, लगभग समझ लो 2.5 से 3 घंटा का रहेगा, और थर्ड क्लास 2 घंटा का रहेगा। तो 3 क्लास रहना था 2-2 घंटा का, आज का कंपेंसेशन मैं कल कर दूंगा, और इस प्रकार जो है अपने इसको खत्म करेंगे। तो मेक श्योर कि कल वाला क्लास पक्का देखें। मैंने आपको बताया ना, आप उंगली अपना चाट जाएंगे ऐसा। अब ये जो है ना लॉ आने वाला है अलॉन्ग विद द हैंड रिटन नोट्स। ओके, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया हो। प्लीज 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 10 मिनट दे करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ ये वाला चैप्टर अपने याद भी कर लेंगे, कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। आज कल और परसों, आज ये हो गया लगभग 50 मिनट के आसपास का लेक्चर। कल वाला लेक्चर जैसे मैंने आपको कहा 2.5 से 3 घंटा का रहेगा, और परसों वाला लेक्चर 2 घंटा का। ओके, चलो बाय।